तो चलिए बात करते हैं उस बड़ी कूटनीतिक नाकामी की जिसने 2025 में मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। देखिए, ये कोई मामूली बातचीत नहीं थी। ये तो एक अल्टीमेटम था, पूरे 60 दिन की डेडलाइन के साथ। और बस यहीं से एक बड़े टकराव की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। तो सवाल ये उठता है कि एक न्यूक्लियर डील को बचाने की जो आखिरी कोशिश थी, वो आखिर एक खुली जंग में कैसे तब्दील हो गई? अच्छा, तो कहानी को समझने के लिए हमें 2025 की शुरुआत में लौटना होगा। उस वक्त दूसरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन फिर से शुरू कर दिया था। मकसद ईरान को एक नई और ज्यादा सख्त न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करना। जरा सोचिए, एक चिट्ठी से बातचीत शुरू हुई और फिर जंग की पहली गोली चली। ये सब कुछ बस 3 महीने के अंदर अंदर हो गया। तो मस्कट और रोम में बातचीत के 5 तनाव भरे दौर चले। ये डायरेक्ट बातचीत नहीं थी, बल्कि ओमान के मध्यस्थ दोनों अमेरिकी और ईरानी टीमों के बीच पैगाम लाने ले जाने का काम कर रहे थे। ईरान भी पूरी तैयारी के साथ टेबल पर आया। उनका एक डिटेल्ड प्लान था। उम्मीद ये थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ रियायतें देकर आर्थिक पाबंदियों से राहत मिल जाएगी। और यहीं पर आकर सारी बात अटक गई। ये जो बुनियादी मतभेद था, ये एक ऐसी गहरी खाई बन गया जिसे भरना नामुमकिन था। और सच कहे तो इसी वजह से ये बातचीत शुरू होने से पहले ही फेल होने के लिए तय थी। तो जैसे जैसे बातचीत पटरी से उतरने लगी, माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ही तरफ से जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। इस बढ़ते टेंशन के बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक घोषणा ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि का उल्लंघन कर रहा है। बस ये वो आखिरी कूटनीतिक झटका था जिसके बाद जंग छिड़ गई। तो चलिए अब सीधे जंग की बात करते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त टकराव था और इसने इस पूरे इलाके में मॉडर्न वॉरफेयर की एक नई हकीकत को सामने लाकर रख दिया। 574 ये वो अंदाजन संख्या है उन मिसाइलों की जो ईरान ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर दागी थीं। अब इस मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस ऑपरेशन चलाया। इसमें थैड, SM-3 और एरो जैसे इंटरसेप्टर सिस्टम्स का एक साथ इस्तेमाल किया गया। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अमेरिका ने सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम समय में अपने कुल थैड इंटरसेप्टर स्टॉक का लगभग 1/4 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। ये जो सफल मिसाइल डिफेंस था, इसकी वजह से अंदाजन $13.5 बिलियन की नेट बचत हुई। मतलब अगर ये डिफेंस न होता तो करीब $15 बिलियन की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता था। इजराइल की जो मेन स्ट्रैटेजी थी वो थी सीधे मिसाइल लॉन्चर्स को ही तबाह करना, और उन्होंने दावा भी किया कि ईरान की मिसाइल ताकत की कमर तोड़ने में उन्हें एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। लेकिन इस जंग ने ईरान की मिलिट्री सोच के बारे में एक ऐसी हैरान करने वाली और अहम बात सामने रखी जिसने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे डाली। और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक खास तरह का इक्विपमेंट है जिसे टेल कहते हैं। देखिए, जंग के बाद मरीन कॉर्प्स यूनिवर्सिटी ने एक एनालिसिस किया और उसमें ये बात सामने आई कि ईरान का पूरा लॉन्च सिस्टम एक बिल्कुल ही अलग फिलॉसफी पर बना है। और ये ईरान की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से समझाता है। उनके लॉन्चर्स सस्ते हैं, गिनती में बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें बदलना भी बहुत आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके लॉन्चर्स तबाह कर भी दें तो ये उनके लिए बस एक टेम्परेरी झटका है, कोई परमानेंट हार नहीं। ईरान की इस स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की जो नई समझ पैदा हुई, उसने सीधे सीधे अमेरिका की आने वाली डिफेंस पॉलिसी, उसकी फंडिंग और मिडिल ईस्ट को लेकर उसकी पूरी स्ट्रैटेजी को एक नया आकार दिया। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक ऐसे खतरे से आखिर कैसे निपटा जाए जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो नुकसान झेल सके और फिर भी डटा रहे।